कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि शुरुआत करें या नहीं, लेकिन आप डे 4 तक पहुंच चुके हैं। ये छोटा सा गैप आगे चलकर बड़ा फर्क बनाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी 1000 क्वेश्चन सीरीज डे 4। आज डे 4 है और अब चीजें आपको थोड़ी अलग महसूस होंगी, क्योंकि अब सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम धीरे धीरे उस लेवल पर जाएंगे जहां क्वेश्चनों को देखकर आपका दिमाग खुद ही डायरेक्शन तय कर लेगा। ज्योग्राफी में क्लैरिटी अचानक नहीं आती, आप सभी जानते हैं। इसे धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है, एक एक दिन को जोड़कर। तो चलिए, आज का फोकस सिंपल रहेगा, कम क्वेश्चन पर ज्यादा समझ, ताकि हर कॉन्सेप्ट हम अपने आप से कनेक्ट कर सकें। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या पेन्नार। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि इसका इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे खासकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बिजली बनाने में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। इस परियोजना का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो है जो सूखे इलाके हैं वहां तक इरिगेशन की फैसिलिटी पहुंचाना। सूखे जो इलाके हैं जहां पर बारिश कम होती है, ठीक है, वहां तक इरिगेशन की फैसिलिटी पहुंचाने का काम है इसका। इरिगेशन मतलब सिंचाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, ब्यास या चिनाब। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रावी नदी पर बनाया गया है। और ये जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका काम क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना इसका काम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्यों है सबसे ज्यादा बांध? क्योंकि देखो, महाराष्ट्र जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो बारिश होती है वो अनइवन तरीके से होती है। अनइवन मतलब जैसे किन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे मुंबई वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन वहीं अगर हम अंदर के क्षेत्रों में चले जाएं तो वहां पर बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। तो उस पानी की कमी की पूर्ति के लिए जो है डैम्स बनाए जाते हैं, यानी कि बांध बनाए जाते हैं। और दूसरा है कि जो इसकी भौगोलिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो डैम बनाने के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल माना जाता है, क्योंकि ये प्लेट्यू है। ठीक है, प्लेट्यू है, इसीलिए इसमें बांध बनाना जो है बहुत ज्यादा सूटेबल माना जाता है। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर, टिहरी, भाखड़ा नागल या रिहंद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? यूपी एवं एमपी, यूपी एवं बिहार, यूपी एवं उत्तराखंड, यूपी एवं हरियाणा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूपी एवं बिहार। क्वेश्चन में पूछा है कि किन प्रदेशों का, लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लो कि इनके साथ नेपाल भी जो है संयुक्त प्रयास करता है इसके लिए, गंडक सिंचाई परियोजना के लिए। तो ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें नेपाल भी जो है अपनी भूमिका निभाता है। भारत में घरेलू पानी का कितना प्रतिशत भूजल रिजर्व से आता है? 60%, 40%, 20% या 80%। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 80%। 80 से 85% जो है हमारा जो घरेलू पानी है वो भूजल रिजर्व, यानी कि ग्राउंड वाटर रिजर्व से आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? अल नीनो, तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम्स या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इनके अलावा आईसीटी और जी, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये भी बहुत ज्यादा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ये वो क्षेत्र होता है जो भूमध्य जो रेखा है हमारी उसके आसपास लो प्रेशर का जो है क्षेत्र होता है,
है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो रेनफॉल होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को चलने वाली जो हवाएं होती हैं उनसे होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून, स्थानीय वायु, शीतोष्ण चक्रवात या दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून। देखो अगर आपने मानसून पैटर्न को पढ़ा है ठीक से तो आपने देखा होगा ये हमारा जो है प्रायद्वीप भारत है, हमारा मानसून यहाँ से यानी कि जो है हमारा साउथ वेस्ट, हमारा मानसून साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को जो है दौड़ लगाता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारा जो लौटता हुआ मानसून है, यानी कि जब मानसून पूरे भारत में घूम लेता है उसके बाद वो लौटता है, तो लौटता है तो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आता है और यहाँ से नमी उठाता है और यहाँ जो तमिलनाडु है इसके तटीय क्षेत्रों से टकराकर शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा वर्षा करता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है? उत्तर पूर्वी मानसून। देखो इस तरीके से आ रही है ना हवाएं, तो उत्तर और पूर्वी मानसून। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की जलवायु को डैश जलवायु कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन या मानसूनी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? काल बैसाखी, मैंगो शावर, व्यापारिक पवने या लू। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लू। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अल्प दाब तंत्र, उच्च आर्द्रता एवं तापमान, निम्न वेग हवाएं, गर्म एवं शुष्क मौसम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्च आर्द्रता एवं तापमान। देखो अक्टूबर आने तक हमारा जो मानसून है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। मानसून खत्म हो जाता है तो मानसून खत्म होने के बाद आसमान साफ हो जाता है। आसमान साफ होने से क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जो मिट्टी में आर्द्रता होती है यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी होती है, वो मिट्टी में बरकरार रहती है, जिसकी वजह से जो हमारा मौसम हो जाता है वो कैसा हो जाता है? बहुत ज्यादा चिपचिपा और बहुत ज्यादा एकदम से मतलब सहन नहीं होती, ऐसी गर्मी होती है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में हल्की सर्दियां क्यों होती हैं? कर्क रेखा के कारण, परिवेशी समुद्र के कारण, हिमालय के कारण या महासागर धाराओं के कारण। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमालय के कारण। हिमालय के कारण कैसे? देखिए उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप को अगर आप देखते हैं तो इसकी स्थिति जो है विश्व में सबसे अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? देखो जो इंडिया है उसके नॉर्थ में आपको हिमालय देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके नॉर्थ में आपको हिमालय देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ हिमालय है नॉर्थ में, ठीक है। तो जो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, उनको हिमालय जो है वो रोक लेते हैं अपने मतलब हिमालय के नॉर्थ साइड पर जो है वो ठंडी हवाएं रुक जाती, वो भारत तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जो ठंडी और जो जमा देने वाली जो ठंड है वो हिमालय के उस तरफ ही रुक जाती है और भारत तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में हल्की सर्दियां होती हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे भारत के उत्तरी दिशा में हिमालय नहीं होता तो शायद भारत में भी उतनी ही कड़ाके की ठंड पड़ती जितने की सेंट्रल एशिया में पड़ती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? अति विषम मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी। तो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। देखो चेन्नई तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कोस्टल एरिया है यानी कि तटीय क्षेत्र है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। मुंबई भी एक तटीय क्षेत्र है तो ये भी नहीं हो सकता। तो दिल्ली, आपने देखा होगा या आपने महसूस भी करा होगा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए इसे एक्सट्रीम यानी कि अति विषम प्रकार की जलवायु अनुभव करता है। सर्दियों के दौरान कौन सी पवनें देश पर हावी रहती हैं? सर्दियों के दौरान पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये जो हवाएं हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं और क्वेश्चन आते आते भी गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास काल बैसाखी, लू, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने या पश्चिमी विक्षोभ। तो सर्दियों के दौरान जो सर्दियों के दौरान जो पवने हैं वो देश पर हावी रहती हैं वो है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस होती हैं वो हवाएं जो हमारी वेस्टर्न से चलती हैं, यानी कि मेडिटेरियन ओशियन वाले जो क्षेत्र है, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो आप सभी ने मेडिटेरियन सी जो है देखा है, ठीक है। मेडिटेरियन सी से जो हवाएं चलती हैं वो आती हैं हमारे पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि भारत का जो वेस्टर्न साइड है, जो भारत का वेस्टर्न साइड है, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है और भारत का वेस्टर्न साइड है, उस क्षेत्र में आती हैं ये हवाएं। और ये हमारी
सर्दियों को जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। इस दौरान बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं, बारिश होती है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सर्दियों के दौरान भारत पर हावी रहता है। डैश जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मानसून, शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या आर्द्र और शुष्क। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय मानसून। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके पास झेलम, रावी, चिनाब या ब्यास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिनाब नदी पर जो है ये सलाल परियोजना स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये वाली परियोजना भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट की जाती है। उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर आपने पिछला वाला क्वेश्चन, यानी कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने समझाया था, अगर आपने वो ठीक से पढ़ा तो आप आसानी इसका आंसर दे सकते हो। दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती दबाव या निर्वर्तनी मानसून। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन यानी कि सर्दियों के दौरान जो हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बारिश होती है वो किस कारण से होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पूर्व से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर भारत। देखो एक बार हम डायरेक्शन समझ लेते हैं। देखो ये हमारी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इतना तो सभी को पता होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी दिशा होती है वो देख लेते हैं। ये होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा। ठीक है, ये होती है हमारी साउथ ईस्ट, ये होती है हमारी साउथ वेस्ट और ये होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हो गई हमारी दिशाएं। ठीक है, ये हो गई हमारी दिशाएं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार अपने इंडिया का मैप। इंडिया का मैप बना लेते हैं और उससे देखते हैं, उसको बना के देखते हैं। ठीक है, तो इंडिया का मैप हमारा इस तरीके से होता है ना, रफली मैप बना रहे हैं। आपको भी समझने के लिए रफली मैप ही बनाना है। ठीक है, कोई ऐसे परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, बस उतना ही काफी है। ठीक है, चलो ये हमने इंडिया का मैप बना लिया। अब इसमें देख लेते हैं हम डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा सॉरी ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट। ठीक है, और जो इसके बीच की दिशाएं हैं, इसके बीच की दिशाएं भी देख लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट और ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मानसून है वो अरेबियन सी से उठता है। ठीक है, कहाँ से उठता है? अरेबियन सी से वो अपना नमी लेता है और नमी लेके वो कहाँ को चलता है? वो भारत की तरफ को दौड़ लगाता है। ठीक है, यहाँ से वो अरेबियन सी से यानी कि अरब सागर से नमी लेकर सबसे पहले केरल पहुंचता है। ठीक है, तो कौन सी दिशा में है इस वक्त मानसून? कहाँ से चल रहा है? तो कहाँ से चल रहा है? साउथ वेस्ट से चल रहा है। तो दक्षिण पूर्व यानी कि दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से किस तरफ को चलता है? वो उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ को चलता है। तो मैंने आपको डायरेक्शन समझा दी, एक बार और समझ लेते हैं। देखो जो ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उनके बीच में जो दूसरी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यही हमने इंडिया में देखी। तो इंडिया में जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो अरेबियन सी से उठती हैं यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से उठती हैं और किस तरफ को चलती हैं? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ को चलती हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उठकर उत्तर पूर्व की तरफ को चलती हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल कौन सा है? काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या अरल सागर? अगर आपने पिछला क्वेश्चन ठीक से सुना, ठीक से समझा, तो आप आराम से लगा सकते हो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन ओशन। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपके पास 2, 1, 3 और 4। ठीक है, तो इसमें तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर 3।
यानी कि 3 ऋतुएं जो है। शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? लकड़ी देना, खाना देना, बारिश बढ़ाना या मिट्टी कटाव रोकना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मिट्टी के कटाव को रोकना। शेल्टर बेल्ट प्लॉटिंग क्या होता है कि जिसमें आप अपने खेती का जो क्षेत्र होता है उसे तेज हवाओं से बचाते हैं। किसके द्वारा? एक सही निर्धारित प्रणाली के द्वारा, जहां पर पेड़ जो है एक सही अनुक्रमांक में या एक तरीके से सही प्लानिंग के थ्रू लगाए जाते हैं, जिससे हवा की जो स्पीड है उसको कम किया जा सके और जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा माना जाता है? ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु गंगा घाटी, दक्कन का पठार या कच्छ का रण। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्कन का पठार, क्योंकि ये एक पठार है और यहाँ पर काली मिट्टी जो कि कपास की उपज के लिए सबसे ज्यादा आदर्श मानी जाती है, वो मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, गलत के बारे में पूछ रहा है। मूल रूप से रेतीली है। मरुस्थलीय मिट्टी मतलब डेजर्ट जो सॉइल है हमारी, डेजर्ट सॉइल यानी कि रेगिस्तान की मिट्टी जो है मूल रूप से रेतीली होती है। सही बोल रहा है। नमी बरकरार रखती है। क्या इसमें नमी बरकरार रहती है? नहीं। रंग में हल्की होती है। बिल्कुल सही है। नमक अधिक होता है। सही है। इसमें लवण की मात्रा जो है ज्यादा होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि नमी बरकरार रखती है। शुष्क मृदा का इकाई आयतन द्रव्य भार क्या कहलाता है? कण घनत्व, रासायनिक द्रव्यमान, छिद्र घनत्व या स्थूल घनत्व। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थूल घनत्व। मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछ रहा है। घास से ढकना, शेल्टर बेल्ट, बारिश पानी से में बहाना या समुच्च जुताई। तो इसका सही आंसर है आपका, पहले हम क्वेश्चन देखो ठीक से पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो देखो घास से ढकना, मिट्टी के संरक्षण को घास से अगर हम ढक देंगे तो वो सही उपाय है, क्योंकि वो मिट्टी जो है उखड़ेगी नहीं। शेल्टर बेल्ट ये भी सही है। ठीक है। बारिश के पानी में बहना, तो ये गलत है। देखो बारिश के पानी में बहने से आप मिट्टी का संरक्षण कैसे करोगे? वो तो बह जाएगी, ऊपर की शीट्स उसकी जो ऊपर की जो मिट्टी होगी वो तो बह जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा सी हो जाता है, यानी कि बारिश के पानी में बहना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लॉजिक लगाते हो तो आपको आंसर आराम से मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खादर और भांगर किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है आपका बी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो जल यानी नदियों के माध्यम से प्लेन क्षेत्र में, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पहुंचती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी के लाल रंग होने के मुख्य कारण क्या है? मैग्नीशियम, संचित ह्यूमस, फेरस ऑक्साइड या फॉस्फेट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेरस ऑक्साइड, जिसे आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, फेरस को आयरन ही तो बोलते हैं, इसका साइंटिफिक मतलब आयरन को साइंस की लैंग्वेज में फेरस बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य किससे है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, एक द्वीप या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल मिट्टी से इसका संबंध है। लाल मिट्टी को मेडिटेरेनियन, जो हमारा मेडिटेरेनियन रीजन है उस क्षेत्र में टेरा रोसा बोला जाता है। तेज हवाओं द्वारा उड़कर आने वाली मिट्टी कौन सी है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो आप सभी लॉजिक लगा सकते हैं कि रेतीली मिट्टी जो है वो हल्की होती है और बारीक होती है, तो इसीलिए तेज हवाओं के साथ उड़कर आने वाली मिट्टी कौन सी हो सकती है? बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी होती है। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? सीमा पट्टी, फुवारा, मेड़बंदी या नाली विधि। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुवारा, जिसमें हम बूंद बूंद करके जो है जमीन की सिंचाई करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात या झारखंड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? लाल, काली, जलोढ़ या लेटराइट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी
जो है लवणीय झील देखने के लिए मिलती है। ठीक है, लवणीय झील देखने के लिए मिलती है संभर झील, इसीलिए इसे अंतर्देशीय सबसे बड़ा लवणीय आर्द्र भूमि क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल हैं? सदाबहार, पर्णपाती, मैंग्रोव या कांटेदार? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है खारे पानी के अनुकूल माने जाते हैं। सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव, सदाबहार, एल्पाइन या शीतोष्ण? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए सुंदरबन जो डेल्टा है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसके वन जो है मैंग्रोव ट्रीज के लिए प्रसिद्ध है। शीतोष्ण वनों को कहाँ पर शोला नहीं कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं कहा जाता है। तो नीलगिरी, अनमलाई, फलानी पहाड़ियां या डफला पहाड़ियां? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनमलाई। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार वन आवरण होना चाहिए 22%, 36%, 28% या 33%। तो फॉरेस्ट कवर 1988 की पॉलिसी के तहत 33% जो है हमारा वन आवरण होना चाहिए। दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, असम, झारखंड या तेलंगाना? तो दलमा अभ्यारण्य जो है झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। 1936 में भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है आपके पास सर एच.जी. चैंपियन, जादव पेंग, डिस्ट्रिस बैडसन या ई.पी. स्टिबिंग? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सर एच.जी. चैंपियन ने 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्णन किया था। शिरुई, जिसको सिरोई या कुमुदनी, जिसको इंग्लिश में लिली कहा जाता है, कौन से राज्य में पाई जाती है? असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर। लिली के जो फूल हैं वो मणिपुर में पाए जाते हैं। सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या झारखंड? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वेलांचली, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कंटक या सदाबहार वन? तो इसका सही आंसर है आपका उष्णकटिबंधीय कंटक। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कंटक मतलब थोर्न फॉरेस्ट जो होते हैं, जिसमें कांटे वाले जो वृक्ष हैं देखने के लिए मिलते हैं। सागौन, साल, शीशम किस वन की प्रमुख प्रजातियां हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, कंटक वन, सदाबहार वन या पर्वतीय वन? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सागौन, साल और शीशम जैसी वनों की प्रजातियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि कहाँ हुई? नागालैंड, तमिलनाडु, मिजोरम या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। वितान के ठीक नीचे वनस्पति की परत क्या कहलाती है? कैनोपाई, श्रब लेयर, हर्ब लेयर या वनतल? तो इसका सही आंसर ऑप्शंस में नहीं है, उसका सही आंसर होता है आपका अंडर स्टोरी कहलाती है। ठीक है, अंडर स्टोरी कहलाती है। वितान का मतलब होता है कैनोपाई, कैनोपाई मतलब छत। जो वृक्षों की छत होती है, यानी कि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके कई सारी परतें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है पेड़ की वो कैनोपाई कहलाती है और उससे नीचे वाली कहलाती है आपकी अंडर स्टोरी। कौन सा उद्यान विशेष रूप से लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है? नवेगांव, पापीकोंडा, खांगचेंगजोंगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांगचेंगजोंगा जो है लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? सुंदरबन, हेमिस, जिम कॉर्बेट या गिर? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सुंदरबन जो है वो कौन से स्टेट में है, जिम कॉर्बेट कौन से स्टेट में है, गिर नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है। चलिए, हेमिस जो है हमारा लद्दाख में पड़ता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? काजीरंगा, कान्हा, पेरियार या दाचिंगम? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दाचिंगम। प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? चरमोत्कर्ष, अनुक्रम,
पुरोगामी या स्तर विन्यास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्तर विन्यास। और बात करें ऊर्ध्वाधर वितरण की तो इसको बोला जाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो सबसे पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे बड़े बड़े पेड़, ठीक है। उनके बाद कौन आएंगे, उनके बाद आएंगे हमारे जो शॉर्ट ट्रीज होते हैं, जो थोड़े ट्रीज से छोटे होते हैं, प्लांट्स जिनको बोलते हैं, जैसे रोज ट्री आप बोल सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रीज इसमें आ जाएंगे और इनके बाद आते हैं हमारे ग्रासेस यानी कि जो बिल्कुल जमीन से जुड़े होते हैं। तो ये हो जाता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुई के समान दिखने वाले बादल कौन से हैं? आज की सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है तो ध्यान से लगाइएगा। रुई के समान दिखने वाले बादल कौन से हैं? पक्षाब मेघ, वर्षा मेघ, स्तरी मेघ या कपासी मेघ? देखो क्वेश्चन में ही आंसर का जो है जवाब छुपा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, कपासी मेघ। तो चलिए आज के इस सीरीज को हम यहीं खत्म करते हैं। आपको अपनी जो है कंसिस्टेंसी ऐसी बनाए रखनी है, जो क्वेश्चंस आपसे सीरीज में पूछे गए हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।